जनजाति को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी विनोद यादव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में उनको प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। अब देखने लायक होगा कि वो किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करेंगे। पहले तो भाई साहब आपको बधाई बहुत बहुत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपको सांसद चंद्रशेखर आजाद ने और आपके करीबी भी माने जाते हैं, क्योंकि आप काफी समय से उनसे जुड़े हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है प्रदेश प्रभारी की। तो कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है एक राजनीतिक दल में जी प्रभारी की। और जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी का कारभार बढ़ रहा है, हम लोग जो है वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वास जताया है मध्य प्रदेश पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। जी मध्य प्रदेश से ही जो है उन्होंने प्रभारी नियुक्त किया है, तो हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ये विश्वास जताया। और जिस प्रकार से बहुजन मूवमेंट में आज़ाद समाज पार्टी का कारभार बढ़ रहा है, मजबूती से काम करने की और अग्रसर है समाज के साथ में मिल करके, तो आगामी रणनीतियों को तैयारी करेंगे प्रभारी के रूप में और ज़मीन पर लागू करा करके जो है वो, क्योंकि विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जो है वो पंचायत चुनाव होता है, तो वो 27, 27 में होना है। हाँ, तो 27 में वो चुनाव होगा और 28 में जो है वो हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के काम करेंगे मजबूती से। हाल ही में सांसद चंद्रशेखर आजाद भोपाल में आए, तो क्या रणनीति तैयार की गई पार्टी को लेकर? देखिए, एक राजनीतिक दल का बेस होता है उसका पोलिंग बूथ की कमेटी होना, जी और वही जो है वो वोट को तैयार करती है और वोट को पोलिंग बूथ तक ले जा करके वोट में कन्वर्ट करती है, पार्टी को दिलवाती है। तो वो जो बेस था हमारा, चूँकि हम चुनाव की ओर देख रहे हैं और जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नई संरचना बनाई है संगठन को लेकर के, तो सबसे बड़ा फोकस जो है वो हमारा सेक्टर और पोलिंग बूथ पर रहा है, क्योंकि भीम आर्मी के रूप में हमें जो है वो कहीं ना कहीं एक मदद मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग जो है वो एक काम करने के लिए आसानी हमको मिलती है। चूँकि संगठन बनाना जरूरी था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से पहले तो सभी प्रदेश कमेटी के लोगों को, जिलाध्यक्षों को जो है वो एक साथ बिठाया गया, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के समस्त। उनको संगठन के विषय में जो है नई नई जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए और संगठन संरचना पर जो सेक्टर पोलिंग का काम था उसको लेकर के काम दिया गया है कि निकट जो है वो अगले 1 महीनों में हमको वो काम करके देना है, अगले 3 महीनों में उसकी समीक्षा की जाएगी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो निर्देश दिए और कई सारी चीज़ें जो इंटरनल पार्टी संगठन की होती है उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई सभी लोगों के साथ। जब से आप प्रभारी बने हो तो आपने कई जिलों का दौरा किया है, समीक्षा किया है, तो क्या कमी पार्टी में पाई है और क्या अच्छाई पार्टी में पाई है आपने? देखिए, चूँकि हमारा बेस जो है वो भीम आर्मी है और भीम आर्मी जो है वो नौजवान युवाओं से भरी हुई है, तो ज़्यादातर नौजवान युवा मिलते हैं। एक थोड़ी सी जो है कमी तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन जो है वो एक स्टूडेंट होता है, राजनीति में भी हर आदमी जो है दिन भर दिन सीखता है, तो भीम आर्मी के लोग भी वहीं आकर के राजनीतिक पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करा। कुछ हमारे साथी बाहर से हमारे साथ में आए, कुछ पुराने केडराई साथी जो अन्य दलों से आए हैं। तो कमी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, संगठन निर्माण को लेकर के जो कहीं पर चूक रह जाती थी हमसे, क्योंकि हम इससे 2023 का चुनाव भी हम पिछली बार लड़े और उससे पहले हम कुछ सीटों पर 2020 में जब उपचुनाव था मध्य प्रदेश में हम उसको भी लड़े। तो हमारी कमी सिर्फ ये रही है कि हम संगठन जमीन पर हमारा नहीं था, इस कारण से हम थोड़ा सा वोट लेने में हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट था उस पर हम कमज़ोर रहे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के मेरे आज़ाद समाज पार्टी के साथियों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने विश्वास दिखाया कि ये जो कमी थी हम इसको पूरा कर देंगे और पंचायत चुनाव में हम सेमीफाइनल के रूप में जो है वो खेलेंगे और बड़ी मजबूती से हम जो है वो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का परचम लहराएंगे। और जब आज़ाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, प्रधान जब बनेंगे तो विधानसभा चुनाव में हमको उसकी खूब हेल्प मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जो संगठन जमीन पर बन जाएगा वो 28 के चुनाव में जो है वो मजबूती से हमको आगे की ओर बढ़ाएगा। और उसी के बल पर, चूँकि किसी भी राजनीतिक दल का सब कुछ जो होता है, रीढ़ की हड्डी होती है वो संगठन होता है,
तो उसी संगठन के बल पर हम 28 के चुनाव में भी जो है वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी की ओर अग्रसर रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा टारगेट है, हम लोगों ने जो इंटरनल हमारी पार्टी के जो रणनीति है उसमें तय किया है, उस पर हम सक्सेस करेंगे। आपका जो समीकरण क्या है, किस आधार पे आप समीकरण बनाकर जीत की ओर जाएंगे? क्योंकि आप दलितों की पार्टी है, तो दलितों से तो ना सरकार सत्ता बनती है, ना विधायक सांसद बनते हैं, ना जिला पंचायत बनते हैं। तो आप किस समाज को पार्टी से जोड़ने का काम ज़्यादातर कर रहे हैं? कौन कौन समाज आपसे जुड़ने का काम कर रहा है? देखिए, हम तो सभी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 92% ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज रहता है और हम वही बहुजन पॉलिटिक्स करते हैं, तो यही सारे बहुजन भी हैं। तो मध्य प्रदेश तो हमारा गढ़ है, मतलब हम पूरे देश में कहीं घूम जाएंगे तो सबसे बड़ी जनसंख्या अगर कहीं बहुजनों की मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुजनों में जो सबसे ताकतवर हमारी समाज है, OBC समाज, हम उसको मजबूती से साथ लाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में भी कई सारे 8-10 नाम जो है OBC समाज से जुड़े हैं, उसमें खास करके दामोदर यादव जी हमारे साथ में जुड़े। वो चूँकि हमारी पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जो है वो पार्टी की जिम्मेदारी पर जो है वो अभी आए हैं। राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर जो है उनको नियुक्त किया गया है। उसके अलावा भी कई साथी हमारे साथ में आए हैं, 1-2 हमारे साथ में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य भी वर्तमान में, कुछ एक सरपंच है। फिर चूंकि हम OBC की अलग हट करके फिर शेड्यूल ट्राइब की ओर जाते हैं, तो हम वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट से, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। जितने भी मध्य प्रदेश में लगभग कुछ 98 उपजातियों समेत जो है वो मध्य प्रदेश में जातियाँ हैं, 64 सॉरी, और 94 के आसपास कुछ हमारी जो है वो OBC की जातियां हैं। तो ऐसे ये जो जाति समीकरण है, क्योंकि ये बात सत्य है, हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन पॉलिटिक्स में ये सबसे पहले देखा जाता है। तो हम उन सभी समीकरणों को जो है वो एक गठजोड़ बना करके आगामी 2028 की तैयारियों में लगे हुए हैं। देखो, मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस बड़ी मजबूत दोनों पार्टियां हैं, और OBC समाज, दलित समाज खासकर या तो भाजपा को वोट करता है या कांग्रेस को, और रहा बच्चा समाज बसपा को वोट करता है। तो आपके साथ समाज क्यों वोट करे? उनके पास मजबूत बसपा पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी, हमें दलित वोट करते हैं। तो आपके साथ क्यों दलित समाज के लोग आए? आप क्या उनके लिए कर रहे हैं? क्यों OBC के लोग आए? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश देश में सरकार में आई, सेंट्रल में उसकी गवर्नमेंट आई, तो 2016 में उन्होंने जो है वो रोस्टर पॉइंट जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण प्रणाली बनाई थी, उसको बदल दिया। हम उसके विरुद्ध लड़े। 2018 में ST SC एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ फेरबदल की, हम उसकी लड़ाई लड़े। 2023 में 12 फरवरी को इसी भोपाल में आज हम बैठे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया आरक्षण को बचाने के लिए, ST SC एक्ट के लिए। तमाम देश, मध्य प्रदेश में आप जहाँ कहीं पर भी घूमोगे, जितने भी मुद्दे जो है एट्रोसिटीज़ के होते हैं, मॉब लिंचिंग के होते हैं, या XYZ जितने भी जाति भेद होते हैं, उनके खिलाफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में हम जनहित के मुद्दे उठा करके आंदोलन करते हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथ में हमारी एक टीम जो है वो इंटरनल काम कर रही है, जो केडर के रूप में समाज को अपनी पिछला जो भूतकाल था उसके बारे में, बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, समाज को एक साथ एक गठजोड़ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात बसपा की और कांग्रेस की, चूँकि कांग्रेस पार्टी को हम देखते आ रहे हैं, 54 साल 7 महीने जो है वो उन्होंने देश पर राज किया। मध्य प्रदेश में भी कई सालों तक उनकी सरकार रही, लेकिन जब हम देखते हैं कि इन्होंने, क्योंकि सरकार को या तो आपके लिए कानून बनाने होते हैं, आपको योजनाएं बनानी होती है, या फिर आप जो है वो रोज़मर्रा के जीवन की व्यवस्था जो होती है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है हर जानमानस के लिए। तब उनके शासनकाल में ये नहीं देख पाए कि दलितों का क्या उत्थान वो कर सके, मुसलमानों का क्या उत्थान उन्होंने किया, क्योंकि मुग़लों के समय 60-40 का रेशो था जो है वो देखा जाए तो। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो 33% की रिप्रेजेंटेशन थी मुसलमानों की देश में। जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद से सरकार वो चलाते आए, भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी उनकी सरकार रही। तो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 2000 तक 2% रह गया, 33% से 50 सालों में लगभग 2% रह गया। तो ये दिखाई देता है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं दिया।
दलितों के लिए अगर दिया होता तो ये भी देखा जाता है कि भाई जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोग नहीं किया उन्होंने। हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलितों के लिए, अछूतों के लिए मांग उठाई, उन पर विरोध दर्ज कराते रहे। सरकार बनने के बाद में भी, क्योंकि हम भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान में वो संशोधन करते गए। उसके बाद में हम जब देखते हैं कि इतनी सारी योजनाएं जब बनती है तो स्पेसिफिकली एक वर्ग है जो हमेशा दबा कुचला रहा है, उस वर्ग के लिए कोई विशेष योजना ऐसी बनाई नहीं गई जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए कुछ किया या आदिवासियों के लिए कुछ किया, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया। आज भी मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के कई ऐसी जातियाँ हैं जो आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ी, उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। ये परिस्थितियां हैं। तो हमने देखा इतने सालों के शासनकाल के बाद भी जब आप किसी एक वर्ग का कुछ अच्छा भला नहीं कर पाए तो वो विश्वास नहीं करेगा। और ये हमारे साथ दिख रहा है ना। आप जब हमारे आंदोलन में आते हो, आप हमारी सभाओं में आते हो, लोगों को देखते हो, हुजूम को देखते हो, और सिर्फ हम उस आंदोलन की बेस पर ये नहीं कह रहे कि हम भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम उस बेस पर कह रहे हैं कि हमारे नीचे जो अंदर की टीम काम कर रही है, हमारा कैडर काम कर रहा है, उसके बेस पर हम कह रहे हैं कि हाँ, हम 2028 में एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे और बसपा और कांग्रेस दोनों को जो है वो छोड़ करके साथ में आएंगे। और जैसे बीजेपी का रवैया है आज मध्य प्रदेश के अंदर, आज मैंने अपने भाषण में एक बात और कही कि मोहन यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री इसके भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओबीसी जो मध्य प्रदेश में लगभग 54-55% के संख्या बल में है, उस ओबीसी का 13% होल्ड जो मध्य प्रदेश में लगा हुआ है उसको हम लोग हटाएंगे। लेकिन मैं जब समझता हूं उनके इस क्रियाकलाप को तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोहन यादव जी को ये महसूस होने लगा था कि मेरी कुर्सी जाने वाली है। और मध्य प्रदेश में लगभग 50% से ज़्यादा ओबीसी है। अगर मैं ओबीसी की बात करूंगा तो शायद जो है वो मेरी कुर्सी बच जाए। तो उन्होंने एक से ऊपर फेंका, हाँ फेंका कि भाई मैं 13% होल्ड हटवाऊंगा। और उन्हें पता था कि विरोध करने वाले लोग भी उन्हीं के दल के लोग होंगे और ओबीसी के लोग उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं भाई, ये तो हमारी बात करने वाला नेता है। हम देखते आए शिवराज सिंह चौहान के 15-20 सालों के शासनकाल में जब मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात होती है तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान एक नया आयोग जो है वो गठित कर देते हैं, लेकिन मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिशें बची हुई है उनको लागू नहीं किया जाता। तो हम षड्यंत्र को समझते हैं, सरकार क्या षड्यंत्र कर रही है, हम उसको देख रहे हैं, समाज को बता रहे हैं कि देखो साहब ये षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ। आपका बच्चा स्कूल में जाएगा, आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल पूरे भारतवर्ष में बंद हो रहे हैं। कितने बच्चों का नुकसान होगा। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गाँव में स्कूल होता है बच्चा वहाँ स्कूल नहीं जा पाता है, तो आप 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीएमआई स्कूल बनाओगे तो वहाँ बच्चा कैसे पहुँचेगा। तो तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ों पर जो है वह हम गहन चिंतन करके एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसको लेकर के हम गांव-गांव में, मोहल्लों में जाकर के समाज के लोगों को बता रहे हैं कि देखो ये सरकारें जो हैं ये एक ही है। भाजपा और कांग्रेस को हम एक मानते हैं क्योंकि वो कभी भी हमारा भला नहीं कर सकती, वो भला पूंजीपति पैसे वाले ऊंची जाति के लोगों का ही करेगी और वही हालात हैं, आप देख लीजिए। तो ये परिस्थितियां हैं। आज भी 3 लाख से ज़्यादा बैकलॉग के पद हैं ST/SC और उनके, लेकिन आज तक भी वो भरे नहीं गए। आप हमारे हितैषी होते तो कर देते ये काम, आप हमारी बात उठाओ जा करके, नहीं उठा रहे हो। आप सदन में अगर मान लो कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो मुख्य विपक्ष है मध्य प्रदेश के अंदर, वो जा करके ओबीसी के मुद्दों को उठाए और हम ये देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस पार्टी का 15-17 महीने की सरकार रही उनकी, कमलनाथ जी की, उन्होंने ये घोषणा की थी और ये वादा किया था ST/SC के लोगों से कि ST/SC एक्ट 2018 में जो केस दर्ज हुए थे हम उनको वापस ले लेंगे। लेकिन उनको एक बार सुध नहीं आई 15 महीनों के कि इन दलितों की, इन आदिवासियों के क्या हालात होंगे, उनके बच्चे किस पीड़ा से जो है वो गुजर रहे हैं। हम उनको, जो मैंने वादा किया था मैं उसको निभाऊं। तो ये दिखाई देता है, जनता समझती है। हमारे कई नौजवान युवाओं के भविष्य बर्बाद हो गए, वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, आज भी उनको पेशियाँ करना पड़ रही। तो ये समझ में आता है इनका कोई उद्देश्य नहीं है ST/SC OBC के लोगों के अधिकारों के लिए, मुसलमानों के लिए। केवल ये वोट बटोर करके अपने सरकार सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, अपने पूंजीपति दोस्त यारों को मजे जो है वो दिलाना चाहते हैं और खूब उनका जो है वो पैसा, धन संपदा बढ़ती रहे, उसी पर उनका काम है। मध्य प्रदेश में लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, संविधान का अपमान लगातार किया जा रहा है। कभी SC/ST एक्ट हटाने की बात, कभी आरक्षण हटाने की बात। कैसे देख रहे हो ये अपमान क्यों हो रहा है बाबा साहब का? देखो, मैं तो, ऐसा नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई आज पहली बार हो रहा है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो संविधान की प्रतियां तक जलाने की हिमाकत कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी लोग जो है वो उनका काम कर रहे होते। लेकिन मैं इस देश के उस वर्ग से ये
कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर एहसान है। जब कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर इस प्रकार की टिप्पणी करता है, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करता है, तो मैं उस समाज से ये कहना चाहता हूँ जिस समाज का भला हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद में। एक देश की आधी आबादी लगभग महिलाओं को वो अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए जब हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। जब भारतीय संविधान बनाया, उनको मौका मिला तो मनुस्मृति जैसा एक तरफा कानून नहीं बनाया। उन्होंने सबके लिए समान कानून व्यवस्था बनाई, सबके अधिकार जो है वो सुरक्षित किए। तो ये बात समझने की है कि इस देश का एक सिंगल नागरिक ये नहीं हो सकता जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी, अगर जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ ले तो मैं उन लोगों से वो नहीं रखता। ऐसे अपवाद कहीं मिलेंगे, वो करते रहेंगे, उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर से, उनके अधिकारों, दिए हुए अधिकारों से प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में अधिकारों के से उनका जीवन जो है वो प्रभावित होता है, उन सबको जो है एकजुट होकर के ये सरकार को, ये सत्ता को परिवर्तन करने का काम करना चाहिए। इस सरकार के होते हुए अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका जैसे देश ने अगर उनको ये उपाधि दी है, भारत देश के सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है भारत रत्न, उससे वो नवाजे गए। भारत देश में उनसे ज़्यादा एलिजिबल कोई नहीं, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जिस समय संविधान बनाने का स्ट्रक्चरल काम उनके ऊपर दिया गया, उस समय उनके बरोबर कोई नहीं था। तो ये देखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ही सब कुछ हैं, और अगर इस प्रकार का कोई अपमान कर रहा है तो सरकार को पहली प्राथमिकता से उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथियों ने कार्रवाई की डिमांड करी, जैसे ग्वालियर में घटना हुई, उन्होंने, और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी एडवोकेट बिरादरी जो है वो कानून के जानकार, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, ठीक है, और उस समय के बैरिस्टर थे, तब कोई सोच भी नहीं सकते। उनके सामने गांधी जी भी अधूरे बैरिस्टर थे। तो उस समय के बाबा साहब बैरिस्टर थे, तो पूरी वकील बिरादरी को बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए। एक मूर्ख वकील अगर उसके ज्ञान के, उसके बल पर, जैसे उन्होंने कहा कि BN राव साहब, तो हम उनका सम्मान करते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ रहा था, हिंदू कोड बिल, तो उसके अंदर ये बताते हैं कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी हिंदू कोड बिल बनाने के लिए। तो BN राव जो थे, उन्होंने एक तो जो है वो महिलाओं के विधवा विवाह, और एक जो है वो संपत्ति वाली, जो है इन दो मुद्दों पर एक हिंदू कोड बिल बनाया था। उसकी वो लड़ाई वो पूर्ण रूप से नहीं लड़ पाए। उस लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर आगे लेकर के गए और हिंदू कोड बिल में तब्दील कराया। अगर वो नहीं कर रहे थे, सरकार नहीं कर रही थी, तो उन्होंने इस बात पर इस्तीफा दे दिया। तो ये देखना चाहिए कि कौन कहाँ है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं केवल उस पॉइंट से बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के काबिलियत को देखो, और आप BN राव जिनको आप उनको कंपेयर कर रहे हो, उनका कोई योगदान रहा होगा, मैं नहीं समझता। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान रहा। उनको सर BN राव कहा जाता था, ठीक है। सर की उपाधि कौन देता था? अंग्रेज देते थे। मतलब अंग्रेजों का कुछ तो उनसे था, ठीक है। नहीं तो बाबा साहब को सर की उपाधि नहीं मिल जाती। ये कहते हैं बाबा साहब के एजेंट है, तो बाबा साहब के नाम के आगे पहले सर लगना था, लेकिन लगा किसके आगे नाम के? BN राव के। मतलब BN राव जो है वो अंग्रेजों के एजेंट थे, उनके गुलाम थे, उनकी कहे अनुसार वो काम करते थे, इसीलिए उनके नाम के आगे सर रखा। और आप बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित, तो ऐसे अपवादों को छोड़ देना चाहिए। समाज को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब को अपमानित कोई कर रहा है तो ताकत के साथ में जो बहुजन मूवमेंट की बात कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर के चल रहा है, उनका सहयोग करके उनको सरकार में लाना चाहिए। और ऐसी दो मुही सरकार को जो है वो लात मार के जो है सत्ता से बाहर निकालना चाहिए, बहुजनों को सरकार में लाना चाहिए। 92% लोग हैं, हम छोटे मोटी संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में। तो ये बात है। ये हमारे साथ आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी विनोद यादव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में किस समीकरण यानी SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर हम सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही 2027 में सेमीफाइनल जो पंचायत चुनाव है उसको मान रहे हैं, और 28 का बड़ी तैयारी है। 28 में विधानसभा के चुनाव है, और देखने लायक होगा कि आजाद समाज पार्टी कितना दमखम दिखा पाती है। साथ ही आपको बता दें, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, उसका भी लगातार वो कड़ा विरोध जता रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लगातार मध्य प्रदेश में
लगातार उनकी गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरी खास बातचीत पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।